अब जरा सा एक्सियम और पोस्टुलेट को पहले डेफिनेशन वाइज समझो। देखो कभी भी अगर कोई बोले ना कि भाई एक्सियम क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, तो आप उसको बोलना भाई एक्सियम एक ऐसी चीज है जो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में यूज कर सकते हैं। एक्सियम एक वो चीज है जो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। पोस्टुलेट भी एक तरीके का एक्सियम ही हुआ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि एक्सियम बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्सियम पूरी मैथमेटिक्स की ब्रांच में लगता है, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से स्पेसिफिक चीजों पर लगता है। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स पर यह लगता है, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री पर लगता है। यानी एक्सियम तो ज्योमेट्री पर भी लगता है, एक्सियम तो ज्योमेट्री पर भी लगता है, और अगर ये ज्योमेट्री पर लगता है तो ज्योमेट्री पर तो पोस्टुलेट भी लगता है, यानी सारे पोस्टुलेट कम्स अंडर एक्सियम। आप कंसेप्ट को समझो, हम सीआईडी बना रहे है ना, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, अबे वो सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगर सारे के सारे एक्सियम मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस में लगते हैं, यानी वो ज्योमेट्री पर भी लग रहे हैं। अच्छा, और पोस्टुलेट वो चीज है जो सिर्फ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, यानी सिर्फ वो ज्योमेट्री में लगती है, बाकी मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच में नहीं लगती। यानी अगर एक्सियम भी ज्योमेट्री में लग रहा है तो ज्योमेट्री तो पोस्टुलेट में भी लग रहा है ना। तो अल्टीमेटली पोस्टुलेट कम्स अंडर ज्योमेट्री। सारे पोस्टुलेट एक्सियम हो सकते हैं, लेकिन सारे एक्सियम पोस्टुलेट तो नहीं होंगे। सारे पोस्टुलेट एक्सियम हो सकते हैं, लेकिन सारे एक्सियम पोस्टुलेट तो नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। स्टेटमेंट और सेंटेंस। अरे सेंटेंस क्या है भाई? सेंटेंस एक बस एक ऐसी चीज है, देखो यहां पर जैसे हम लोगों ने बोला ये एक सेंटेंस है, पर ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको जज कर पा रहे हो क्या ये सही है या गलत है? आप जज कर पा रहे हो, आप इसको देखते से जज कर पा रहे हो सही है या गलत है? नहीं। जब तक आप इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे तब तक आप इसको जज नहीं कर पाओगे। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है कि भाई ने बोला सही तो सही। नहीं भाई, एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये एक सही स्टेटमेंट है। इसको हमें जज करना ही नहीं पड़ रहा, इसको हमें चेक करना ही नहीं पड़ रहा, इसको हमें चेक नहीं करना पड़ रहा, तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर मैं इसको प्रूफ करने पे आऊंगा तो वो 360 डिग्री होगा। लेकिन अभी हम लोगों को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो भाई साहब ये क्या है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अलग हो गया, सेंटेंस अलग हो गया। अब ये एक सेंटेंस क्यों है? क्योंकि आप एक्शन लोगे। अब आप एक्शन ले रहे हो एक्स की वैल्यू डालने पर, कि आप एक्स की वैल्यू डालोगे तब जाके ये चीज प्रूव हो पाएगी कि ये एक सेंटेंस है या फिर ये एक स्टेटमेंट है। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है, ठीक है मनोज, ठीक है गुंजन, अभी क्लियर है? चलो बढ़िया। तो अब हम लोगों ने ये भी चीजें समझ ली कि भाई एक्सियम क्या है। बेसिकली एक्सियम क्या है? इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ये इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है हर किसी के द्वारा विदाउट प्रूफ। इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है हर किसी के द्वारा विदाउट प्रूफ, एंड एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स, यानी मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस पर एक्सियम लगता है। क्लियर हो गया? अब अगर कहा जाए भाई पोस्टुलेट क्या होता है, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन विदाउट प्रूफ। यहां पर भी विदाउट प्रूफ, ये भी विदाउट प्रूफ, बट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है भाई साहब। पोस्टुलेट क्या है? स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। और एक्सियम क्या है? एक्सियम एक ऐसी चीज है, एक्सियम को हर किसी के द्वारा सत्य मान लिया जाता है विदाउट प्रूफ, लेकिन वो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में लगता है। और पोस्टुलेट को अगर डिफाइन करना रहा तो ये भी एक्सेप्टेड कर दिया जाता है हर किसी के द्वारा विदाउट प्रूफ, लेकिन ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है। एम आई राइट? क्या ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोगों को क्लियर हो गए? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूं। गेम क्या चलता है पूरे चैप्टर में कि भाई यूक्लिड्स बाबू ने 7 एक्सियम्स दिए थे और 5 पोस्टुलेट्स दिए थे।
7 एक्सियम्स दिए थे और 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, यानी कि यहां पर 7 और 5 12 इन्होंने चीज दी थी। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, लेकिन मेक श्योर कि आपको इनको ऑर्डर में ही याद करना है। यानी अगर ये पहला है तो ये पहला ही है, ये 5वां एक्सियम नहीं है। आप इसको 5वें प्लेस पे नहीं रख सकते। ये पहला है, ये पहले पर ही आएगा। ये पहला है, ये पहले पर ही आएगा। अब इसको पढ़ते हैं कि ये कहता क्या है। अगर दो चीजें इक्वल हैं एक कॉमन चीज के, देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। आप समझो, इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग, देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। अब मैंने बोला भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर ए मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर है, अगर ए मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर है, और अगर बी मैंने बोल दिया कि ये भी 2 सेंटीमीटर है। आप समझो, अगर दो चीजें इक्वल हैं, अगर दो चीजें इक्वल हैं एक कॉमन चीज के, अगर दो चीजें इक्वल हैं एक कॉमन चीज के, ए बी दो बी बी दो, ए बी दो बी बी दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी ए बराबर बी। अरे इसको कौन नहीं समझ पाएगा यार। ए भी 2 सेंटीमीटर, बी भी 2 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर बी। जितना ए है उतना बी है, जितना ए है उतना बी है ना। क्लियर है, क्लियर है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, समझ गए। हाँ, ऋषिका ने अच्छा ऋषिका ने एक एग्जाम्पल दिया है, वो भी सही है कि अगर ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, अगर ए सी के बराबर है बी भी सी के बराबर है, अगर दो चीजें इक्वल है कॉमन चीज के, अगर दो चीजें, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग, देन दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी अगर ए सी के बराबर है बी सी के बराबर है, तो ए बी बी के बराबर है, तो ए बी बी के बराबर है। एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लो। ये था पहला एक्सियम। अब आ जाओ दूसरा समझे। हाँ सर, इसमें थोड़ा डिफरेंस करके एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? हाँ मनोज, लिख सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस करके हम लोग एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा ले। आपको फर्स्ट एग्जाम आया, अब थोड़ा फर्स्ट एग्जाम मुझे को सुनाओ, अब थोड़ा फर्स्ट एग्जाम मेरे को सुनाओ। याद करो कि सर कहीं ना कहीं ए बी के इक्वल था और नहीं सर, ए सी के इक्वल था और बी सी के इक्वल था, यानी दो अलग अलग चीज। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू वन थिंग, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू वन कॉमन थिंग, देन दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें कॉमन चीज के इक्वल है, अगर दो चीजें कॉमन चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल है, बस वही चीज है। अब दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर इक्वल को हमने इक्वल के साथ ऐड किया तो होल भी इक्वल ही होगा। अगर इक्वल को हमने इक्वल के साथ ऐड किया तो होल भी इक्वल होगा। देखो 2 बराबर 2 होता है, एम आई राइट, एम आई राइट। 3 बराबर 3 होता है, एम आई राइट। अगर हमने इक्वल को ऐड करवाया इक्वल के साथ, अगर हमने इक्वल को ऐड करवाया इक्वल के साथ, तो होल भी हमें इक्वल ही मिलेगा। जैसे जैसे इन दोनों को प्लस करवाओ, देखो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा बराबर 2 + 3 हो जाएगा। अब मेरी एक बात समझो, 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हैं। अगर इक्वल को ऐड करवाया इक्वल के साथ, अगर इक्वल को ऐड करवाया इक्वल के साथ, तो जो होल आएगा ना, जो होल आएगा ना वो भी इक्वल होगा, तो जो होल आएगा ना वो भी इक्वल होगा। समझे? अगर इक्वल को आपने इक्वल के साथ प्लस करवाया, इक्वल को इक्वल के साथ प्लस करवाया, तो जो होल आएगा ना, होल यानी पूरा जो चीज आएगा ना, जो पूरी चीज आएगी ना, वो भी आपस में इक्वल होगी। हो गया यार, क्लियर है? बोलो। हाँ सर 2 और 3 कैसे इक्वल होगा? अरे इक्वल्स यानी का, इक्वल्स कहने का मतलब है कि 2 2 के इक्वल है ना, ये बात सच है ना।
2 2 के इक्वल है, तो इक्वल को हमने प्लस करवाया इक्वल्स के साथ ही, इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, 3 3 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। तो इक्वल्स को हमने इक्वल के साथ ही ऐड करवाया, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, हमने दोनों को प्लस करवाया। प्लस कैसे करवाया कि भाई 2 और 3 को प्लस करवा दिया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करवाया, दोनों के राइट हैंड साइड को प्लस करवाया, 2 और 3 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। तो इक्वल मतलब कि आपके पास इक्वल्स को अगर इक्वल्स में प्लस करवाया तो होल भी इक्वल ही मिलेगा। दैट्स इट, यही है यार कंसेप्ट। क्या नहीं समझ पा रहे उसमें बताओ? आसान है, समझ गए? ठीक है, तो यही था दूसरा एग्जाम। अब तीसरा समझते हैं। अब तीसरा क्या? इक्वल को सब्ट्रैक्ट करवाया अगर इक्वल से, तो जो हमें बच के रिमाइंडर मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा। अब इसको समझो भाई, इसको समझो। मैंने बोला 5 5 के बराबर होता है और 2 2 के बराबर होता है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, यानी 5 में से 2 को माइनस करवाओ, 5 में से 2 को माइनस करवाओ, 5 में से 2 को माइनस करवाओ, 5 में से 2 गए 3 आ गया, 5 में से 2 गए 3 आ गया, दोनों इक्वल ही तो है। 5 में से 2 गया 3 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया। इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करवाया, इक्वल्स को इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट करवाया, तो जो बचा जो रिमाइंडर बचा वो भी तो इक्वल ही है, तो जो रिमाइंडर बचा वो भी तो इक्वल ही है। समझे बात को? समझे बात को? हाँ या ना? समझे बात को? हाँ या ना? समझे बात को? हाँ या ना? भाई आसान है, हर एक चीज आसान है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब ये समझो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको समझो, इसको समझो। मैंने बोला भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है ना, जो कि कितना सेंटीमीटर है, जो कि कितना सेंटीमीटर है, एक लाइन सेगमेंट है, चलो एक लाइन सेगमेंट है ए बी नाम का, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब एक और लाइन है मेरे पास एक और लाइन है जो कि कितना है, जो कि कितना है, जो कि 5 सेंटीमीटर है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। बस ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है। थिंग्स यानी चीजें जो कॉन्साइड कर दे एक दूसरे को। कॉन्साइड का क्या मतलब है? कॉन्साइड का मतलब है भाई साहब कि अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दूं तो व्हाइट वाला छुप जाएगा। या ऐसा समझो, अगर मैं इसको इस येलो वाली लाइन के ऊपर उठा के रख दूं तो अब जादू देखो भाई साहब कि ये येलो वाली लाइन छुप गई, व्हाइट वाली आपको दिख रही होगी। हाँ या ना? तो यही जादू है। यही जादू क्या है कि मैंने व्हाइट लाइन को उठा के जब इसके ऊपर डाला, मैंने व्हाइट लाइन को उठा के जब इसके ऊपर डाला तो मेरे को येलो लाइन नहीं दिख रही, यानी वो दोनों लाइन इक्वल है आपस में। तो जो चीजें जो कॉन्साइड कर रही है, कॉन्साइड यानी उठा के अगर रखो वो उसी की जगह ले लेगा। जैसे कि भाई साहब ये एक हाथ है, अब मैं ये हाथ जैसे इसके ऊपर रखूंगा ना तो आपको पीछे वाला हाथ, ये वाला पार्ट नहीं दिखने वाला। देखो इसके ऊपर मैंने ये रख दिया तो आपको नहीं दिख रहा होगा, पीछे वाला हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये जादू नहीं है, ये कॉन्साइड है। क्या हो गया? ये कोइंसाइड हो गया। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने इसको इसके ऊपर उठा के रखा है ये देखने के लिए क्या ये एक के ऊपर एक आ रही है। अगर आ रही है दैट मींस ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आ रही है दैट मींस ये आपस में क्या है? ये आपस में इक्वल है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? हाँ या ना? अब मुझे एक एग्जांपल आप लोग बताओ। हाँ बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या तो सॉल्व भी हो सकता है। समझे? डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या आपको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? बस कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो कल की क्लास में देख लेंगे, आज कंसेप्ट क्लियर करने सारे। ठीक है?
ठीक है क्या, क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम आगे बढ़ाएं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत अच्छा। ये जो एग्जाम्पल मैं सिखाता हूं ना भाई, ये जब मैं पढ़ाता हूं ना लोगों को, तब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बताना चाहिए यार, इसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे को रोना आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बहन बोले सर आपकी बहन को क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या, बताओ तो। अरे नहीं भाई, उसकी तबीयत कहां से खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ एक, अगर आपको याद है आपका बचपन, तो ऐसा कुछ डेयरी मिल्क का पैकेट आता था, है ना, डेयरी मिल्क आता था, जो कि मेरे ख्याल से 5 रुपए की ही होती थी। बोले सर 5 रुपए का पैकेट खाते थे आप पहले? अरे मैंने बोला हाँ यार भाई, यार गरीब था ना मैं। अच्छा सर अभी कौन सा अमीर हो? मैंने बोला ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो। बोले सर सॉरी, लेकिन सत्य ही बोला है सर। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ाए मेरे दोस्त, तो उसके अंदर से कुछ इतनी सी चॉकलेट निकलती थी। एम आई राइट और एम आई रोंग? बोले सर यू आर वेरी वेरी राइट सर, यू आर वेरी वेरी राइट सर, वेरी वेरी राइट। और उसके मेरे ख्याल से ऐसे करके 3 टुकड़े होते थे। हाँ, मुझे सही कर देना यार अगर मैं गलत होऊंगा तो, मुझे सही कर देना अगर मैं गलत होऊंगा तो। ये कैसी डेयरी मिल्क आती थी, ये एक डेयरी मिल्क आती थी 5 रुपए की, इसके अंदर से गिनती के 3 पीस निकलते थे। अब पापा ने जब डेयरी मिल्क लेके आए, मेरे पापा जब डेयरी मिल्क लेके आए, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। अब मेरी बहन मुझसे बड़ी है, या वैसे तो सही बताऊं तो बहन, मैं आपको अपनी पर्सनल वाली तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो मैं बहन बता रहा हूं वो आप सुन भी नहीं पाओगे, वो वाली बहन है, या शायद अगर उसने सुन लिया तो फिर से मेरे को कूट देगी जो इस टाइम पे कूटती थी। वो भाई साहब क्या करती थी कि 3 पीस आते थे। अब मैं बोलता था कि आज भाई हो सकता है मैं छोटा हूं, तो हो सकता है कि बहन मेरे को पूरी खाने को दे दे, लेकिन वो ऐसी कि वह 2 पीस ले जाती थी भाई, 2 पीस वो लेके चली जाती थी। 2 पीस बोलती थी वो तो मैं खाऊंगी, अरे वो तो मैं खाऊंगी, अरे तू खा ले भाई। और 1 पीस मुझे देती थी, बोली वो तो मैं खाऊंगी, 2 पीस तो मैं खाऊंगी। अरे भाई 2 पीस तू क्यों खाएगी? अरे मैं तो बड़ी हूं तुझसे, मैं खाऊंगी। मैंने बोला ठीक है खा ले। तो 1 पीस मुझे मिलता था। अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वहां थपाक से मेरे को ठमाचा पड़ेगा। मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ ये होता था। तुम्हारे साथ क्या होता है? बोले सर वी आर इंडियन फैमिली सर, सेम स्टोरी बट इन अ डिफरेंट वे, सेम स्टोरी बट इन अ डिफरेंट वे। चलो अब बेसिकली मेरा कहने का सेंस क्या था कि जो मुझे पार्ट मिलता था ना, जो मुझे पार्ट मिलता था ना, वो पूरे होल से छोटा था। बेसिकली ये क्या है? ये एक पार्ट है। ये क्या है? ये एक पार्ट है। और ये पूरी चीज क्या है? ये पूरा एक होल है। ये पूरा क्या है? ये पूरा एक होल है। अब आप खुद बता दोगे इस एक्सियम का मतलब। होल बड़ा होता है पार्ट से। पार्ट ये पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं हम, एक टुकड़े की। एक टुकड़ा पार्ट है, पूरा डेयरी मिल्क होल है। तो होल बड़ा होता है, होल बड़ा होता है पार्ट से, होल बड़ा होता है पार्ट से, होल बड़ा होता है पार्ट से। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यही था इसका 5वां एग्जाम। बोले सर क्या यूक्लिड सर तब लिख रहा था क्या एग्जाम? मैंने बोला भाई वो सब तो मुझे नहीं पता, बट वो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप पूछ लेना उनसे, ठीक है? क्लियर है? सिया चौधरी बोले सर 19-20 का फर्क है, बाकी होता यही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है अच्छे से? बताओ, बोलो बोलो बोलो। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में तो आ रहा है? क्या मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूं? वो मुझे एक बार कमेंट में बताओ। और आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया सेशन को, 29 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 29 देख रहे हैं यार। एटलीस्ट ये मैं चाहता हूं कि आप 50 तो पहुंचे यार, 50 बच्चे तक तो पहुंचे। वाह यार, आज क्या बात है। भौमिक को समझ में आ रहा है, मनोज को समझ में आ रहा है, मनु को समझ में आ रहा है, श्रेया को समझ में आ रहा है, नूर को समझ में आ रहा है, सिया को समझ में आ रहा है, ऋषिका को समझ में आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यार। दीपांशु को भी समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, वाईफाई से हाई फाई दो।
ठीक है। मनोज कुमार बोल रहे हैं सर यू आर टीचिंग वेल। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज। चलो आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले, बोलो। ठीक है, तो 5 एक्सियम तो अच्छे तरीके से खत्म कर लिए और 5 एक्सियम अच्छे तरीके से आप लोगों को आ गया। फिजिक्स कब शुरू कर रहे हो सर? माइटोकॉन्ड्रिया जी जल्दी से फिजिक्स को शुरू कर दूंगा मैं। अभी आज मैं एक सरप्राइज अगर रिवील करूं, कर दूं क्या, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक हाफ ईयरली सीरीज, एक हाफ ईयरली का मैराथन इसी चैनल पर। हाफ ईयरली का मैराथन, यही था मेरा बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज, 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 जिसका सरप्राइज आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर में बस बोल ही देता हूं। ठीक है, आपके सामने में कॉल करेगा, कॉल किया, शायद इनको याद नहीं होगा हमारे, इनको मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा भाई एक काम करो, वीडियो डाल दो, क्योंकि वो बच्चों, वो 10th के लिए था बेसिकली, पर हम 9th के लिए भी शुरू कर देंगे। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूं कि जो हम लोगों ने क्लास 10th में वीडियो डाला था ना, ये अपना इसका हाफ ईयरली सीरीज का, तो वो हम लोग क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी शुरू कर रहे हैं। तो वो वीडियो हम लोग, वही लॉन्चिंग टीजर, वही लॉन्चिंग ट्रेलर, सब कुछ हम लोग क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी डालेंगे। तो आज एक आप टीजर डाल दीजिए ताकि बच्चों को थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाए उनके अंदर ही कि एक कुछ ना कुछ बड़ी चीज आने वाली है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, क्लियर है, क्लियर है। क्या बात है भाई, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बर्थडे का सरप्राइज समझ के रख लेना है ना, ठीक है, ओके, ओके कि नहीं ओके, बोले सर ओके ओके। चलो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बच्चों थिंग्स जो डबल है सेम थिंग के, थिंग्स जैसे मैंने बोला ए बराबर है 2c के, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, और बी भी बराबर है 2c के। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें डबल है, 2 गुना है सेम चीज के। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल सी बात है, अगर a 2c के बराबर है, b 2c के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, यानी a बराबर b है, a बराबर b है। क्योंकि देखो 2c की जगह पे आप b लिख सकते हो, 2c की जगह पे आप b लिख सकते हो, लो लिख दो ना 2c की जगह पे b, a बराबर b। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, दोनों चीजें डबल है सेम चीज के, तो ये आपस में भी बराबर है, वही चीज तो बोला है। और यही आपका 6वां एक्सियम है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना? किशोर सर इज इक्वल्स टू क्रूशी मैम, मतलब क्या भाई आपका? मतलब मैं क्रूशी मैम हूं? अबे तुम क्या, तुम क्या, क्रूशी मैम कहां से बन जाऊंगा भाई? क्रूशी मैम इज सच अ लेजेंड आदमी भाई। हाँ मतलब लेजेंड गलत बोल दिया, जेंजी, जेंजी, हम भी जेंजी में तो आएंगे, है ना, हम भी तो जेंजी में ही आएंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. अभी ऋषिका ने सही बोला, किशोर सर इज नॉट इक्वल्स टू क्रूशी मैम इन एनी सेंस, है ना? अच्छा, अच्छा, मतलब तुमने अब भैया और छिड़वा दिया भाई साहब। अब मुझे जरा एक बात बताओ, तुम बच्चे किसके साथ हो, क्रूशी मैम के साथ या फिर किशोर सर के साथ? और सच सच बताना, जिनको तुम पसंद करते हो उनका नाम आना चाहिए। इलॉजिकल सर, सर ओपी, हाँ। सिया चौधरी, मेरे को उन्होंने अभी तक तो गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन बर्थडे विश कर दिया उन्होंने।
क्या बात है, क्या बात है भाई। इससे ज्यादा बच्चे गुरुजी मैम के पास भाग गए भैया। बोले सर चाहे आप आ जाओ या आपकी जैसे 10 आ जाए, क्रूशी मैम मतलब क्रूशी मैम, है ना, क्रूशी मैम मतलब क्रूश। दीपांशु बोल रहा भूमिका मैम, क्या बात है भाई, क्या बात है। चल ये सब तो चलता रहेगा, है ना, लेकिन एक बात सच बता रहा हूं कि क्रूशी मैम बहुत ज्यादा बढ़िया टीचर है भाई। मतलब ऐसे टीचर जो मैंने आज तक नहीं देखे, बल्कि कभी देखे ही नहीं, है ना। ठीक है, काट लेना भाई यहां से, मीम काट लेना मेरा, एक मीम काट लेना, उसको मस्त फैला देना, बोलना कि किशोर सर ने क्रूशी मैम की तारीफ कर दी पहली बार आने वाले दिनों में। ठीक है भाई, आ जाओ, बढ़ाएं आगे, बढ़ाएं आगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ाएं तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दिस इज वाइस वर्सा ऑफ द अबव एक्सियम। यानी ए जो है वो आधा है सी का, बी जो है वो आधा है सी का, तो दोनों चीजें जो हाफ है सेम चीज के, दोनों चीजें जो हाफ है सेम चीज के, दोनों चीजें जो हाफ है सेम चीज के, वो इक्वल है एक दूसरे के, आर इक्वल टू वन अनदर, ए बराबर बी। कैसे? हाफ सी की जगह पे आप बी लिख सकते हो, तो हाफ सी की जगह पे आप बी लिख दो, ए बराबर बी हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन एग्जाम 7। ठीक है, आ जाओ, अब कुछ इलस्ट्रेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि अगर इलस्ट्रेशंस नहीं आए तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। क्या था? इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आप इस चीज को समझो कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, और जो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, then area of the triangle also equal to area of the square, then area of triangle is also equal to area of square। सिंपल सी बात है। अब ऐसे चीज को समझो, ट्रायंगल का जितना एरिया था वो इसके एरिया के बराबर था, ट्रायंगल का जितना एरिया था वो इतने एरिया के बराबर था, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर था। यानी अब मैंने बोला इसका एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर। तो अब अगर रेक्टेंगल का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो यानी स्क्वायर का एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर है, तो भाई जितना ट्रायंगल का एरिया है उतना स्क्वायर का ही तो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो पहली चीज में क्या ही समझना था, बिल्कुल एक बात है। अब दूसरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड और एडेड और सब्सट्रैक्टेड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है बच्चों, आप अच्छे तरीके से समझो पहले बात को। मैंने बोला यार मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे ऐसे चलो ये है ये है ये है ना, बहुत सारे मेरे पास ये है ये है ये है, और बहुत सारे मेरे पास ये है ये है ये है। अब मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझो भाई, इस बैग के अंदर जितने भी रेड कलर है ना वो एप्पल्स है, जितने भी ऑरेंज कलर है वो ऑरेंजेस है, जितने भी येलो कलर है वो मैंगोज है। अब मैंने आपसे पूछा भाई मैंगोज कितने, तो आपने बोला सर मैंगोज, अरे अभी बताता हूं सर, मैंगोज मेरे पास है 1 2 3 4। आपने इन्हीं को मैंगोज क्यों गिना? क्योंकि सर मैंगोज को मैंगोज के साथ ही ऐड करेंगे ना, मैंगोज को मैंगोज के साथ ही प्लस करके बता दिया, क्योंकि सर मैंगोज एप्पल्स के साथ थोड़ी ना प्लस हो पाएंगे, मैंगोज एप्पल्स के साथ थोड़ी ना प्लस हो पाएंगे। कि अगर आपने बोला मैंगोज कितने, तो मैं एप्पल को भी गिनवाऊंगा कि ये 2 है भाई, क्योंकि मैंगो के साथ एप्पल फ्री, तो 2 है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे ना। तो भाई मैग्नीट्यूड सेम काइंड का कंपेयर हो सकता है, वो प्लस हो सकते हैं, वो सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जिनका डिफरेंट काइंड है वो कंपेयर नहीं हो सकते, दे आर नॉट कंपेरेबल। अच्छा, तीसरी चीज, एवरीथिंग इक्वल्स टू इटसेल्फ, एवरीथिंग इक्वल टू इटसेल्फ। मैं खुद के ही बराबर हूं, आप खुद के बराबर हो, ये पेन खुद के ही बराबर है, मेरा फोन खुद के बराबर है, तो कोई भी चीज खुद के बराबर है, समझे? ऐसी ऐसी इन्होंने भाई इलस्ट्रेशंस दिए। अब यहां पर फोर्थ वाला समझते हैं।
अगर ए बी से बड़ा है, आप ऐसा ऐसा मान के चलो, अगर ए बी से बड़ा है, यानी मैंने बोल दिया भाई 5 है, वो बड़ा ही होगा ना 3 से, देन देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी सी सच दैट बी में जब उसको जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा ए के। अब यहां पर सी की जगह पे मैंने ले लिया 2, 5 3 से बड़ा है और एक क्वांटिटी है 2 सच दैट ए को ए बी बी में जब उस चीज को जोड़ेंगे तो वो सी के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर देखा जाए तो ए कौन है, ए एक्चुअली 5 है, बी कौन है, बी एक्चुअली 3 है, सी कौन है, सी तो 2 है। तो अब आप इसको देखोगे तो जो 5 है वो 3 + 2 का ही तो सम है, यानी 3 में जब 2 को जोड़ा तभी तो वो 5 के बराबर आया, यानी बी में जब आपने सी को जोड़ा तभी तो वो ए के बराबर आया। अब समझे, अब समझे आप बात को, हाँ या ना, अब समझे आप बात को, बोलो समझ गए, अभी समझे अच्छे से, बस यही था। अब आते हैं पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यूक्लिड्स अज्यूम दैट देयर इज अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब क्या, मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो अब ये एक यूनिक लाइन बन गई। कोई भी दो पॉइंट है ना, कोई भी दो पॉइंट है ना, उधर से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही बन सकती है। एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यूक्लिड ने अज्यूम किया कि वो यूनिक लाइन है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी दो अलग अलग पॉइंट से जो लाइन बने वो एक यूनिक लाइन है। ये पहला पोस्टुलेट हो गया उसका। पोस्टुलेट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, मतलब पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री पे लगता है, ध्यान रखना। टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है, जिसको आज के टाइम पे आप लाइन सेगमेंट बोलते हो ना, जिसको आज के टाइम पे आप लाइन सेगमेंट बोलते हो ना, वो उस टाइम पे टर्मिनेटेड लाइन थी। टर्मिनेटेड लाइन पहले ऐसे बनती थी, ऐसे ऐसे बनती थी। भाई साहब हमने कुछ गलत फिगर ले लिया क्या, ऐसे बनती थी टर्मिनेटेड लाइन। तो टर्मिनेटेड लाइन का क्या कहना है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन प्रेजेंट डे टर्म, है ना, इन प्रेजेंट डे, इन प्रेजेंट डे की चीज है, इन प्रेजेंट डे की चीज है, इन प्रेजेंट डे टर्म वी से दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। भाई ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो ना, इसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो ना, यही उसका दूसरा पोस्टुलेट था। बस उस केस में ये टर्मिनेटेड लाइन थी, उन दिनों में एक टर्मिनेटेड लाइन थी जो आज के समय में लाइन सेगमेंट है। समझे, समझे। तीसरा, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। आपके पास कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, वहां से एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब मान के चलो कि मेरे को 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझको चाहिए भाई मैथ्स का कंपास। आते क्यों नहीं, आ गया। अब बात को अच्छे तरीके से समझना, मैंने बोला कि मेरे को बनाना है 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर, क्या बात 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर, मैंने बोला 5 सेंटीमीटर का मेरे को सर्कल बनाना है, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का सर्कल, ये बन गया एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का, हाँ या ना, बन गया। अब मैंने बोला मेरे को 2 सेंटीमीटर बनाना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है 2 सेंटीमीटर का बनाने, मेरा मन कर रहा है 2 सेंटीमीटर का बनाना है, मैं छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद मैंने 2 सेंटीमीटर का बना दिया, 2 सेंटीमीटर का बना दिया। तो भाई कोई भी सर्कल, कोई भी रेडियस और कोई भी सेंटर से बन सकता है, बस यही था। सर्कल बन सकता है कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से, यही उसका तीसरा पोस्टुलेट था। ठीक है, चौथा पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू एक दूसरे के। ये देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये भी 90 डिग्री है, ठीक, ये भी 90 डिग्री है, चाचा, ठीक है। तो ये भी 90, ये इस 90 के इक्वल है ना, ये 90 इस 90 के इक्वल है, सिंपल बात, क्या सोचना है इतना। ये 90 इस 90 के इक्वल, ये 90 इस 90 के इक्वल, और कुछ नहीं है। अब
पांचवा और आखिरी है प्लेफेयर्स एक्सियम। प्लेफेयर्स एक्सियम बोलते हैं हम इसको। प्लेफेयर्स एक्सियम बेसिकली है क्या, अब इसी को थोड़ा सा आगे जाके इसको और रीयूनाइट किया था, मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से। देखो, a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of transversal taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than two right angles। नहीं आया ना समझ में? ठीक है, ऐसे समझो। मैंने बोला दो हमारे पास लाइन्स है, दो लाइन्स है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है। दो लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और ये पी लाइन है जो कि एक ट्रांसवर्सल है, या फिर टी नाम की एक ट्रांसवर्सल है। एक स्ट्रेट लाइन जो फॉल करवाई जा रही है, दो स्ट्रेट लाइन जब वो बना रहे हैं भाई इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर। एक स्ट्रेट लाइन जो कि फॉल करवाई जा रही है दो लाइन पर, जो कि फॉल करवाई जा रही है दो लाइन पर, और वो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर। इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अंदरूनी एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर, है ना, टेकन टुगेदर लेस देन, वो कम होंगे टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। अब मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, यहां पर एंगल्स 90 से कम है या फिर यहां पर 90 से कम है? बोले सर ये एक्यूट एंगल है ना, ये 90 से कम दिख रहा है सर, 90 से कम है ये वाला एंगल, ये 90 से क्या है, ये 90 से कम दिख रहा है सर, है ना। तो 90 से कम दिख रहा है, मैंने बोला मान के चलो 60 दिख रहा है, ये भी 60 दिख रहा है। तो अब आप मुझे एक बात समझाओ, कहीं ना कहीं अगर ये दोनों लाइंस मिल भी रही होंगी तो ये इधर तो जाके मिलेंगी नहीं, इधर तो जाके मिलेंगी नहीं, कहीं ना कहीं ये आएंगी पीछे तो यहां पर मिलेंगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल सकती है ना, मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यही तो प्लेफेयर्स एक्सियम है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और उन दो स्ट्रेट लाइन पे अगर एक लाइन फॉल कर रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, और वो ट्रांसवर्सल दो लाइंस के साथ इंटरनल एंगल बना रहे हैं, है ना, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं जो कि राइट एंगल से कम है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो वो दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट करेंगी? वहां पर मीट करेंगी जहां पर ये दोनों एंगल्स 90 से कम होंगे। चाहे फिर वो इधर होते हैं तो वो इस साइड मीट करते, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़े एंगल्स है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों 90 से कम है, यानी वो लाइन यहां पर आके मिलेंगे। बस ये था प्लेफेयर्स एक्सियम, ये था प्लेफेयर्स एक्सियम, और कुछ नहीं है। इसका टेस्ट है तो अच्छे तरीके से दे देना, मस्त तरीके से दे देना, किशोर सर है पढ़ा देंगे। अब लेटर ऑन फिफ्थ पोस्टुलेट को मॉडिफाई किया गया एज अंडर, फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी और पैरेलल टू एल। अब एक बात को अच्छे तरीके से समझो, आपको नहीं आएगा शायद समझ में, लेकिन मैं आपको समझा के रहूंगा, मैं जिद्दी इंसान हूं, मैं समझा के रहूंगा। क्या था, जो पांचवा पोस्टुलेट था ना उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। क्या करा? फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन एल, एल एक लाइन है ना, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी लाइंग नॉट ऑन एल, और एक पॉइंट है पी, और एक पॉइंट है पी जो एल पर लाई नहीं कर रहा। आप इस फिगर को मत देखो, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपके पास क्या है? आपके पास एक लाइन है, ठीक है, आपके पास एक लाइन है एल, एल एक लाइन है भाई साहब, एल एक लाइन है, इधर तक हो गया। आपके पास कोई एक पॉइंट है जो एल पर लाई नहीं कर रहा, आपके पास एक पॉइंट है, चाहे कहां पर बना लो भाई, मैं तो यहां पर बना रहा हूं, जो कि क्या है, पी है, जो एल पर लाई नहीं कर रहा, जो एल पर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम। अब एक लाइन एम, एक यूनिक लाइन एम है ना, पासिंग थ्रू पी, जो पी से पास तो हो रही है, और वो पैरेलल है एल लाइन के। एक यूनिक लाइन तो बनेगी यार, एक यूनिक लाइन तो बनेगी, एक यूनिक लाइन तो बनेगी
जो P से पास होगी और वो पैरेलल होगी किसके, L लाइन के। वो कौन सी लाइन होगी, वो M लाइन होगी। एक लाइन है L और एक पॉइंट है जो लाइन पर L लाइन पर नहीं है, जो L लाइन पर नहीं है। तो एक ऐसी यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी, एक ही होगी, एक ही अनोखी होगी। एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जो इस पॉइंट से पास होगी, P पॉइंट से, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होगी, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल भी होगी। ये एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी, वही चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। क्या बोल दिया भाई साहब इसने, क्या बोल दिया ऐसा? अब इसने बोला दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको मत देखो, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस, अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। वो पैरेलल नहीं हो सकती हैं सेम लाइन के। दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती हैं सेम लाइन के। L और M दो अलग अलग पैरेलल, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये एक सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। लेकिन 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 आपने एक चीज तो समझी, लेकिन अब एक दूसरा केस भी समझो। इधर समझो, मैंने बोला मैंने बनाई एक लाइन ऐसी, मैंने एक लाइन कैसी बनाई, मैंने एक लाइन बनाई ऐसी जिसका नाम दे दिया L, और एक लाइन है M जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और नीचे एक और लाइन है जिसका नाम है P। L और P तो पैरेलल है, L और M इंटरसेक्ट कर रही है, तो अभी तो एक लाइन इस लाइन के तो पैरेलल आ गई, यानी कि ये गलत हो गया, ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो उसकी बात। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती, पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के। लेकिन एक लाइन तो हो सकती है ना, वो तो ये प्लेफेयर्स भी बोलता है कि एक लाइन तो होगी, एक लाइन तो होगी, लेकिन दो लाइन नहीं हो सकती। एक लाइन तो है जो पैरेलल है, लेकिन दोनों लाइनें नहीं है, वो ये बोलता है कि दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइंस तो नहीं हो सकती, एक तो हो सकती है ना। दो लाइंस तो नहीं हो सकती, एक तो हो सकती है ना। हाँ पूछो पूछो पूछो। अरे तुम लोग रिपीट रिवीजन सब करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन नहीं, टेंशन मेरे सर पे दो, तुम अभी पढ़ो अच्छे से।